बहन दोस्तों, आवश्यक सूचना, कृपया अंग्रेज़ी प्रेमी इस वीडियो को ना देखें। अगर देखें तो इन बातों को दिल पर ज़रूर लें, क्योंकि इस वीडियो में अंग्रेज़ी की जो दुर्दशा होने वाली है वो आज से पहले ना तो आपने कहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी एक अल्प विकसित तर्कहीन भाषा, इस प्रकरण का यह दूसरा भाग है। पहले भाग को आप सबने बहुत सराहा, जिसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारे ये वीडियो लोगों को अंग्रेज़ी वाली मानसिकता से बाहर निकालने में अवश्य ही सार्थक सिद्ध होंगे। तो आज हम जानेंगे 10 और ऐसे बड़े कारण जो अंग्रेज़ी को एक तुच्छ भाषा सिद्ध करते हैं। पहला है सिंटैक्स। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अंग्रेज़ी में किसी बात को दर्शाने के लिए एक क्रम की आवश्यकता पड़ती है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब आएगी, तब ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अन्य चीज़ें। इसी क्रम को अंग्रेज़ी वाले सिंटैक्स कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस क्रम में ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए इस बात को एक उदाहरण से देखते हैं। एक सीधा सा सेंटेंस है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यानी बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर हम इन शब्दों का क्रम बदल दें, जैसे स्कूल गो टू चिल्ड्रन, या गो टू स्कूल चिल्ड्रन, या स्कूल टू गो चिल्ड्रन, या फिर अन्य कोई, तो आप देखेंगे कि ये सब निरर्थक वाक्य हो जाते हैं, जिनका मूल वाक्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारी भाषाओं में ऐसा नहीं है। इसी बात को अगर हम हिंदी में लिखें, बच्चे स्कूल जाते हैं, या स्कूल जाते हैं बच्चे, या जाते हैं स्कूल बच्चे, बच्चे हैं स्कूल जाते, तो आप देखेंगे कि हर वाक्य वही अर्थ दे रहा है जो कि मूल वाक्य। तो ऐसे में अंग्रेज़ी भाषियों का यह तर्क देना कि अंग्रेज़ी अत्यंत लचीली और सुलझी हुई भाषा है, एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। टेंसेस। दोस्तों, अंग्रेज़ी के टेंस का वर्गीकरण मुझे कभी लॉजिकल नहीं लगा। जैसे एक वाक्य है, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने यह फिल्म पहले देखी है। अगर हम इसी बात को ऐसे कहें कि आई हैड सीन दिस मूवी बिफोर, तो दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। दोनों पास्ट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट में है और दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट में। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने यह फिल्म देखी है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं ताजमहल देखने आगरा जा चुका हूँ। अगर ये सब बातें बीता हुआ पास्ट हैं, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि इन वाक्यों को हिंदी व्याकरण में वर्तमान काल में नहीं, आसन्न भूतकाल में रखा गया है। आई हैव अ मीटिंग ऑन नेक्स्ट मंडे, अगर ये बात फ्यूचर की है तो ये प्रेजेंट में क्या कर रही है? पूछो ज़रा अपने अंग्रेज़ी के जानकारों से, इंग्लिश मास्टरों से। आपके प्रश्न ना पूछने का ही नतीजा है कि आज ये अंग्रेज़ी वाले खुद को सुपीरियर समझ बैठे हैं। सिनोनिम्स। दोस्तों, अंग्रेज़ी भाषा में शब्दों का कितना अभाव है आप उनके पर्यायवाची शब्दों को देखकर समझ सकते हैं। आज आप वाटर के कितने पर्यायवाची जानते हैं? सन के, मून के, अर्थ के, मदर के, कितने? वहीं अगर आप हिंदी के एक औसत बुद्धि वाले छात्र से भी पूछेंगे ना, तो वो इनमें से प्रत्येक के कम से कम 5 पर्यायवाची तो आपको यूं ही बता देगा। नंबर्स, गिनती। दोस्तों, अंग्रेज़ी में शब्दों का अकाल आप उनकी गिनती से ही देख सकते हैं। 20 के बाद इसमें शब्द रिपीट होने लगते हैं। 21, 35, 73, 96, इन सब में वही शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं। जबकि अगर आप हिंदी में देखें तो इसका हर एक शब्द ख़ास होगा। 53, 36, 28, 89, 59, हर एक शब्द अपने आप में विशेष है। और केवल हिंदी में ही नहीं, चूँकि मैं अल्पज्ञ केवल हिंदी जानता हूँ इसलिए हिंदी का उदाहरण दे रहा हूँ, अन्यथा आप किसी भी भारतीय भाषा की गिनती देख लीजिए, उसमें हर एक संख्या बड़ी खूबसूरती से गढ़ी होगी। लेकिन फिर भी हमें तो अपनी समृद्ध भाषाएं छोड़कर अंग्रेज़ी में ज़्यादा दिलचस्पी है। यार, जो अपनी माँ का सगा ना बन पाया उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब। दोस्तों, अगर अंग्रेज़ी में नए शब्द गढ़ने हों तो पता है ये क्या करते हैं? हिंदी में तो हमारे पास संधियाँ हैं, समास हैं, लेकिन इनके पास ऐसी उच्च बुद्धि की कोई तकनीकी तो है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक वर्ब लेते हैं और इनको जितने भी प्रीपोजिशन पता हैं वो सब इसमें जोड़ देते हैं। लो, बन गया नया शब्द। कम अबाउट, घटित होना। कम अलोंग, प्रगति करना। कम बाई, प्राप्त करना। कम इनटू, विरासत में मिलना। कम ऑफ, नतीजा निकलना। कम ऑफ, घटित होना। कम आउट, कम राउंड, कम थ्रो, कम टू, कम अपॉन। अबे ये क्या बकवास है? मतलब क्या आधार क्या है इनका? होमोफोन्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अंग्रेज़ी में एक ही शब्द 2 अलग अलग तरीके से बोला जाता है, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा तो तब होती है जब 2 अलग अलग शब्दों को एक ही तरह से
प्रोनाउंस करते हैं। जी हाँ, मैंने प्रोनाउंस कहा, जबकि ये प्रोनंसिएशन है, प्रोनंसिएशन नहीं। ये दोनों दो अलग शब्द हैं। एक का मतलब है परिषद और दूसरे का सलाह, लेकिन पढ़ते दोनों को काउंसिल हैं। इन दोनों को पढ़ते हैं डिसेंट। ये लिखा है सीरियल, इन्हें पढ़ेंगे रेन। इन तीनों को कहेंगे राइट। अब जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आपको उस पर बोलना है, और वो शब्द है रेन, तो आप फिर किस रेन को चुनेंगे बताइए? सोचिए सोचिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपने खूब रटे होंगे क्रियाओं के ये रूप। इनमें कोई पैटर्न है ऐसी गलतफहमी आपने भी नहीं पाली होगी। जैसे अगर ब्रीच का पास्ट ब्रीच्ड है, तो टीच का पास्ट टीच्ड क्यों नहीं? अगर सिंग का पास्ट है सैंग, तो ब्रिंग का ब्रैंग क्यों नहीं? अगर वीट का पास्ट पार्टिसिपल है बीटन, तो चीट का चीटन क्यों नहीं? अगर कीप का है कैप्ट, बीप का है बैप्ट, तो फिर पीप का पैप्ट क्यों नहीं? दोस्तों, ये तो कुछ उदाहरण हैं, वरना अंग्रेज़ी तो भरी पड़ी है ऐसी विसंगतियों से। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश, ये एक और मज़ेदार चीज़ है। दोस्तों, सालों खपा दिए मैंने अंग्रेज़ी सीखते सीखते, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि भाई बैड नहीं बोलना है, ये इनफॉर्मल वर्ड है। नेगेटिव बोलो, यूज़ नहीं यूटिलाइज़ कहो, सिक नहीं इल बोलो, रॉन्ग नहीं इनकरेक्ट कहो, सी नहीं ऑब्जर्व बोलो, नीड नहीं रिक्वायर कहो। भाई मैड नहीं इंसैन बोलना होता है। और ये आई थिंक क्या लगा रखा है? इन माई ओपिनियन बोलो। तो यार, अगर यही सब बोलना था तो फिर ये इनफॉर्मल सिखाया क्यों? कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। ये लिखा है निमोनिया, ये है शॉफर, ये लिखा है पढ़ो कर्नल, ये लिखा है बुके। जी हाँ, इसे पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर। ये है जॉनर, इसे पढ़ेंगे बैले। है ना कमाल की बात? अंग्रेज़ी में ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जानबूझ के डाले गए जिससे लगे कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी और समृद्ध भाषा है। भाई क्या इंग्लिश बोलता है यार, ऐसे ऐसे वर्ड फेंकता है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ता। पंक्चुएशन। दोस्तों, अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जिसमें से अगर हम पंक्चुएशन मार्क निकाल दें तो इसका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये लिखा है सी गेट्स इंस्पिरेशन इन कुकिंग हर फैमिली एंड हर डॉग। मतलब उसे खाना पकाने, अपने परिवार और अपने कुत्ते से प्रेरणा मिलती है। अगर हम इस वाक्य से कॉमा निकाल दें तो इसका अर्थ हो जाता है कि उसे अपने परिवार और अपने कुत्ते को पकाने में प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, मात्र कॉमा हटाने से पूरी भाषा का ग्रामर धरा का धरा रह जाता है। ये है अंग्रेज़ी का असली दुर्बल चेहरा। दोस्तों, शायद आपने गौर किया हो कि अंग्रेज़ी में एंड से पहले भी कॉमा लगाया जाता है, जिसे ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। एंड से पहले कॉमा, ये भी एक प्रकार का पागलपन है। खैर, एक और उदाहरण देखते हैं। लेट्स ईट ग्रांडमा। अगर इसमें से हम कॉमा निकाल दें तो हो जाएगा चलो ग्रांडमा को खाएं। वाह क्या भाषा है। हिंदी में ऐसा नहीं है। अगर हिंदी में लिखा है चलो खाएं दादी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चलो दादी को खाएं। ऐसा कहने के लिए हमें को कारक का प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि अंग्रेज़ी में तो कारक होता ही नहीं है। बेचारी गरीब भाषा। और ऐसी कितनी वजह बताऊं आपको कि अंग्रेज़ी रद्दी भाषा है। अगर आप भी अपनी मातृभाषा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना चाहते हैं तो आओ सब मिलकर अंग्रेज़ी के इस दौर में अंग्रेज़ी बात पर चोट करें। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट भाषा की गुलामी पर ज़रूर जाएं। ऐसे एक से एक खतरनाक वीडियो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।